Correct me if I'm wrong, but in India, the idea of education is to get employment. The idea of employment is to get livelihood. The idea of livelihood is to get a better life for yourself and your family. Unfortunately, livelihood transforms into lifestyle. And to maintain the lifestyle, everything else takes a back seat. Your hobbies, your passion, your aspiration, and of course your family. That means nothing else matter apart from your work. Do you agree, sir? No. Hello everyone and welcome to the show. Sir, can you define life in stages? There are 4 stages from where we all go through: the childhood, the adolescence, adulthood, and old age. इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कोई स्टेज है? Yes. First and last. Childhood and old age. क्यों ऐसा? देखिए, सबसे पहली चीज हम हमेशा सुनते हैं कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसके अंदर का जो बचपना है वो जिंदा रहना चाहिए. करेक्ट. जब तक उसका बचपना जिंदा है तब तक आदमी जिंदा है. ट्रू. बचपन की खासियत ये होती है कि आपको आजादी होती है सवाल पूछने की. चांद इतना दूर है फिर भी दिखता क्यों है? हवा चलती है दिखती नहीं. क्या हम तारे गिन सकते हैं? बड़े मासूम से सवाल होते हैं बचपन में. और फिर वो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं सवाल बदलते चले जाते हैं. अनफॉर्चुनेटली सवाल बाद में पूछना बंद हो जाते हैं, लेकिन बचपन का मतलब होता है सवाल पूछना, जिज्ञासु होना, इच्छुक होना, हर चीज जानने की. क्योंकि एक बच्चा धीरे धीरे दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू करता है. करेक्ट. इसलिए वो सबसे खूबसूरत स्टेज मानी जाती है, क्योंकि आपसे जवाबों की उम्मीद नहीं है. आप आजाद हैं सवाल पूछने के लिए, और आप ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता. जब आप बुढ़ापे की तरफ आते हैं तो वो ये स्टेज होती है लाइफ की जहां पर अब आपका रोल होता है मेंटरशिप का. आपसे समाज ये उम्मीद करता है कि आपने अपने जीवन में जितना भी ज्ञान अर्जित किया उसे अब आप समाज को वापस दें. ज्ञान के अलावा शारीरिक तौर पर आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी पे, ये आपसे एक्सपेक्टेड होता है. इसलिए ओल्ड एज इज अ एज वेयर यू गिव बैक टू सोसाइटी. चाइल्डहुड इज अ एज वेयर यू गेट फ्रॉम सोसाइटी. इसलिए 2 स्टेज सबसे खूबसूरत मानी जाती हैं, बचपन और बुढ़ापा. आपने एक पर्पस भी बताया कि इन 2 स्टेजेस के 2 पर्पस भी हैं. जी. एक सवाल पूछना जी. और दूसरा स्टेज है जवाब देना. जी. अपने तजुर्बे से. जी. जो पहला 2 स्टेज है, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? तो पहली 2 स्टेज जो है वो है चाइल्डहुड है और एडोलेसेंस है. एडोलेसेंस, सॉरी. ठीक है. तो अडल्टहुड उसके बाद आता है. जी. तो जो पहली 2 स्टेज होती हैं वो आदमी की पर्सनालिटी को खोलना शुरू करती हैं विद द हेल्प ऑफ एन एकेडमिक एक्सप्लोरेशन. ओके. एंड देन इट्स अ नॉन एकेडमिक एक्सप्लोरेशन. बचपन में जब आप आगे बढ़ना शुरू होते हैं तो आपको उस समाज के लिए तैयार किया जाता है जहां पर आपको परफॉर्म करना है. तो आपके अंदर उस तरह की स्किल सेट्स डेवलप की जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आगे जाना है, कंपनीज वो आपको रिक्रूट करेंगी तो आपका 10th-12th का ग्रेड्स देखती हैं, CGPA देखती हैं, आपकी ओवरऑल इंक्लिनेशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हैं. तो जो पहली 2 स्टेज हैं चाइल्डहुड एंड द एडोलेसेंस, वहां पर ज्यादा फोकस इस चीज पर होता है कि आपका ओरिएंटेशन कैसा बन रहा है, आपकी सोच कैसी विकसित हो रही है, आप मानसिक और शारीरिक रूप से बदल रहे हैं. ठीक है. स्पेशली चाइल्डहुड में आप मानसिक रूप से बदल रहे होते हैं, लेटर स्टेज में आप शारीरिक रूप से बदल रहे होते हैं. पहले शुरुआत में शारीरिक रूप, बाद में मानसिक रूप, ऐसा नहीं होता. यही ऑर्डर होता है. ओके. कि पहले आप मानसिक रूप से आपका विकास होना शुरू होता है कि भाई दुनिया को समझना, कल्चर को समझना, कम्युनिकेशन को समझना. उसके बाद मानसिक रूप के बाद आपका शारीरिक रूप बदलना शुरू होता है. आप जवान होना शुरू होते हैं, उस तरह की दुनिया बदलने लगती है. बचपन की दुनिया मासूम होती है, जवानी की दुनिया थोड़ी रंगीन दिखती है. राइट. फिलोसफिकल लेवल पे अगर हम बात करें तो पहली 2 स्टेजेस में हर तरह से आदमी जो है वो इंक्विजिटिव है, पहले अपने दिमाग को लेके, फिर अपने शरीर को लेके, और धीरे धीरे बढ़ता है फिर वो एडल्टहुड की तरफ. और ये 2 स्टेजेस हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग भी में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट.
तो पहले 2 स्टेज जो होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा फोकस ही इस चीज पर होता है, क्योंकि द फर्स्ट स्टेज विच वी कॉल चाइल्डहुड इज अ स्टेज ऑफ लर्निंग. द सेकेंड स्टेज विच इज अ स्टेज ऑफ एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ एक्सप्लोरिंग. थर्ड स्टेज विच इज अ स्टेज ऑफ एडल्टहुड इज मोर ऑफ एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन. एंड द लास्ट स्टेज विच इज द ओल्ड एज इज द स्टेज ऑफ शेयरिंग. ठीक है, इस ऑर्डर में ये चीजें चलती हैं: लर्निंग, एक्सप्लोरिंग, एक्सपीरियंसिंग एंड अप्लाइंग, एंड देन शेयरिंग. शेयरिंग विद योर जूनियर्स, शेयरिंग विद द यंगर माइंड्स, शेयरिंग विद योर सोसाइटी, गिविंग बैक टू पीपल. तो इस ऑर्डर में ये चीजें बढ़ती हैं. जो पहली 2 स्टेज होती हैं वहां पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए ऑन बिल्डिंग द कैरेक्टर, बिकॉज जैसे जैसे कैरेक्टर बदलता है, स्ट्रांग होता जाता है, वैसे वैसे आप मानसिक तौर से और मजबूत होते चले जाते हैं. मैं आपको इसका एक सरल एग्जांपल देता हूं. झूठ बोलना इतना सरल हो जाता है कि आदमी बिना मतलब की बात पर भी झूठ बोलता है. Correct. आदमी इस पर भी झूठ बोल देता है कि सुबह नाश्ता क्या किया था, वो भी आदमी साफ नहीं बोल पाता. अब इसको आप बचपन में ले जाइए. ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, हमें सिखाया जाता है क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, किसके यहाँ कितना बोलना है, नहीं बोलना है, ये घर की बात है, ये बाहर की बात है, कि जो भी लेयर्स होती हैं. लेकिन इससे दिमाग में इतना कंफ्यूजन पैदा होता है कि उस गैप को भरने के लिए आदमी झूठ बोलने लगता है इररिलेवेंट बातों पे. और फिर रेलेवेंट बातों पे तो डेफिनेटली झूठ बोलता है, लेकिन इररिलेवेंट बातों पर तो झूठ डेफिनेटली वो बोलने लगता है अननोइंगली. ओके. लेकिन इसी चीज को आप सिंपल कर दीजिए. सुबह क्या खाया था? सब्जी रोटी. अरे सब्जी रोटी क्या, घर में सिर्फ आटा ही था. क्यों, बाकी कुछ नहीं था? नहीं, आज नहीं था. क्यों, खत्म हो गया. क्यों, राशन नहीं लाए. क्यों नहीं लाए? क्योंकि पैसे नहीं थे. पैसे क्यों नहीं थे? क्योंकि महीने का एंड है, इसलिए पापा के पैसे खत्म हो गए. इतना बोलने के बाद बहुत से बहुत क्या होगा, लोग आपके बारे में हंस सकते हैं, आपको गरीब मान सकते हैं, कमजोर मान सकते हैं, पर आपको कहीं ना कहीं बचपन में सिखा दिया जाता है कि दूसरे की ओपिनियन बहुत मैटर करती है. इसलिए प्रोजेक्शन हमेशा फाड़ू होना चाहिए, चाहे रियलिटी उससे कोसों दूर हो. कंपटीशन शब्द जी, ये लाइफ के कौन से स्टेज में आता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है? सर सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि आता ही क्यों है. हाँ, सबसे पहला सवाल है कि ये आता ही क्यों है, क्योंकि इसने जितनी मनहूसियत फैलाई है इतना किसी शब्द ने नहीं फैलाई. क्योंकि कंपटीशन के बाद अगला शब्द ही कंपैरिजन होता है. इसको आप अगर साइकोलॉजिकली समझने का कोशिश करें तो कंपटीशन वर्ड तब तक एग्जिस्ट नहीं करता जब तक 2 लोग हैं. करेक्ट. 2 लोग कम से कम चाहिए कंपटीशन के लिए. ट्रू. बिकॉज कंपटीशन इज अ रिलेटिव टर्म. हाँ, एक क्लास में अगर एक ही बच्चा है तो एक ही समय पे अच्छा, बुरा, टॉपर, परफॉर्मर, एक्सेप्शनल नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. अरे एक अकेले होने पर आप एक किससे कंपैरिजन करोगे? आप रिलेटिव कहाँ हैं? करेक्ट करेक्ट करेक्ट. इसका मतलब है आप कभी ठीक से पास नहीं हुए, तभी आपको ये बात नहीं पता है. तो लॉजिकली अगर आप ऑब्जर्व करें तो कंपटीशन शब्द जो है वो कम से कम 2 लोगों पे आता है, क्योंकि इट्स अ रिलेटिव टर्म. मैंने आपसे कहा कि आप फर्स्ट आए, इसका मतलब कोई तो सेकंड आया होगा. करेक्ट. और अगर आप सेकंड आए तो कोई तो फर्स्ट आया होगा. तो ये क्या समस्या पैदा करता है? ये एक काइंड ऑफ अ रेज क्रिएट करता है दिमाग में. ये एक अनएंडिंग रेस बन जाती है उन बच्चों के लिए जो ऊपर की तरफ है, परफॉर्मर लेवल पर है. इट बिकम्स अ अनएंडिंग रेस. कब तक चलती है? अनफॉर्चुनेटली 12th तक. अनएंडिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिर उसमें पैरामीटर ये नहीं होता कि तुम्हें कितना आता है. मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को अपने करियर में जानता हूं जितने रट रट के नंबर लाए हैं. ट्रू. रट रट के डॉक्टर बन गए भाई. मैं ऐसे लोगों को जानता हूं. अच्छा. हाँ, रट रट के. तो मैक्सिमम आदमी रटने में, क्योंकि प्रेशर ऑन द परफॉर्मेंस, सोचिए ना उस बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर है. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है, अब वो एकदम रेस में, उसको कुछ नहीं दिख रहा, उसको कैसे भी रट के, ये करके, वो करके नंबर लाने, चाहे कुछ आए और चाहे नहीं आए. तो आना जो है, सीखना जो है, सब बैक सीट ले लेता है. अब फोकस सिर्फ कंपटीशन पर है. तो पहली चीज, इट्स अ रिलेटिव टर्म. इसकी अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, पर बुराइयां इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये फॉल्स कंपटीशन है, बिकॉज इट्स अ फॉल्स विनिंग. क्योंकि आपके रेफरेंस पॉइंट लगातार बदलते रहेंगे जब आप बाहर की दुनिया में निकलेंगे. तो इसीलिए जब बाहर की दुनिया में निकलता है तो अक्सर परफॉर्मर घबरा जाता है, क्योंकि उसके अंदर लाइफ स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती, और वहां की दुनिया में रट के काम नहीं चलता. और अब तो एआई चैट जीपीटी है, तो डिपेंडेंसी और ज्यादा है. तो हम अपना दिमाग चलाना बिल्कुल बंद करते जा रहे हैं. बचपन में एक क्वेश्चन आता था क्लास में, हिंदी की क्लास में होता था, प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए. 5 नंबर का सवाल होता था. राइट एन एप्लीकेशन और लीव एप्लीकेशन.
लिखते थे हम सब Yes. 5 नंबर की। मैं कोई रील देख रहा था जिसमें एक बंदा जो है इसका काफी मजाक उड़ा रहा था, इसलिए मुझे इतना अफसोस हो रहा था। कोई बहुत ही मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उसको सुन रहा था और एंटरटेनमेंट के नाम पे वो सिर्फ हुआपना दिखा रहा था। जब आप लिखते हैं तो आपका शब्दकोश बनता है और आपका एक लहजा तय होता है कि प्रिंसिपल को लिखते वक्त आप हे नहीं लिखेंगे, आप हे नहीं लिखेंगे, आप हेलो नहीं लिखते। रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम, रिस्पेक्टेड वर्ड लिखना सिखाया जाता था। आज बच्चा वही जब बड़ा होता है और मेल लिखता है तो अपने बॉस को लिखता है हे। टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन में अब आपका फोकस जो था वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाइंग द ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल, वो सब मिसिंग हो गया। द कंपटीशन इज समथिंग विच डिस्ट्रॉयज अ लॉट ऑफ पीपल। जितना ये फायदा नहीं देता उससे कहीं ज्यादा नुकसान करता है। और उसके बाद अगला शब्द जो पैदा होता है वो होता है कंपैरिजन। कंपटीशन के बाद का अगला शब्द होता है कंपैरिजन। कंपटीशन या कंपैरिजन, जी, ये क्या समय के साथ चेंज होता है? बहुत तेजी से बदलता है। और जैसे जैसे आपका जिंदगी के साथ साक्षात्कार बढ़ता जाता है, आपको समझ में आने लगता है कि ये बहुत ही वाहियात और नॉन एग्जिस्टिंग चीज है। और दुखद ये है कि जो लोग समाज में ऑलरेडी ये सब देख चुके हैं वो इन गलतियों को दोहराने में लगे रहते हैं। आभूषण की तरह इसको इकट्ठा करते रहते हैं, जो बिल्कुल कचरे के भाव में भी नहीं निकलता। देखिए 1 से लेकर 12 तक तो आप दौड़ लिए, करेक्ट। शर्मा जी का लड़का लगा रहा साथ साथ, आप चलते रहे। जैसे ही आप स्कूल कैंपस से बाहर निकल के कॉलेज में पहुंचते हैं, 99% बच्चा इस फहरिस्त से बाहर हो जाता है कि टॉपर बनना है कि फर्स्ट और सेकंड में आना है। ग्रेजुएशन में कोई फर्स्ट सेकंड में इंटरेस्टेड नहीं है, पता भी नहीं होता कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। करेक्ट। दुनिया बहुत अलग होती है। बहुत बच्चा आजाद महसूस करता है, फिर वो बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, टाइम पास करता है, लाइफ एंजॉय करता है, पार्टी करता है, नए ट्रेड्स डेवलप हो रहे होते हैं, सब होता है। तब ये चिंता नहीं होती। इस देश के अंदर अगर मैं ग्रेजुएशन को बहुत नजदीक से ऑब्जर्व करूं तो आदमी का पहली बार मानसिक विकास क्लास 12th में होता है। आखिरी बार, पहली बार नहीं, आखिरी बार। उसके बाद एक लंबा पैच आता है, 3 साल या 4 साल का ग्रेजुएशन, जिसमें उसे पता ही नहीं चलता उसने क्या सीखा, क्योंकि उसने कुछ नहीं सीखा, उसने मौज काटी। और उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएशन। सडनली उसको रियलाइज होता है कि अब अगर काम नहीं किया और नहीं पढ़े तो नौकरी नहीं लगेगी, और घर वो जाना नहीं चाहता क्योंकि 3 साल मौज काट चुका है। इंजीनियरिंग में तो 4 साल मौज कटती है। करेक्ट। 4 साल की इंजीनियरिंग आदमी 4 हफ्ते में करता है सर। एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ाई शुरू होती है इंजीनियरिंग की, क्योंकि कंपटीशन का हिस्सा ही नहीं, अब पास होना है बस। निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कंपनी शॉर्ट लिस्टिंग का? 6 CGPA। वो ये पूरी कोशिश करेगा 6.5 बना रहे। परफॉर्मर भी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो 9 CGPA 10 CGPA वो भी हैं, पर उनका परसेंटेज बहुत कम होता चला जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आइडिया लगने लगता है कि ये कंपटीशन बहुत मीडियोकर है, यहां परफॉर्म करके आप दुनिया नहीं जीत पाओगे। तो वो सारी चीजें करना चाहते हैं जो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं या जो स्कूल में नहीं कर पाए। तो ग्रेजुएशन में काफी हद तक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट डिमिनिश हो जाता है, और वहां माइंडसेट डेवलप होता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके। कैट हो, जीमैट हो, गेट हो, इन एग्जाम्स पे फोकस चला जाता है। अब उनका कंपटीशन टॉपर बनना नहीं है, अब उनका माइंडसेट है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करना, क्वालिफाई करना। तो क्वालिफिकेशन और टॉप होना दोनों अलग बातें हैं। करेक्ट। मुझे क्वालिफाई करना है, तो कॉलेज में कंपटीशन नहीं देख रहे, अब वो देख रहे हैं कि यार मुझे करना क्या है आगे। करेक्ट। और जिनको जॉब ओरिएंटेशन, जिनके दिमाग में ज्यादा फोकस है, वो सीजी पे भी फोकस करते हैं, ये भी करते हैं, पर अगेन कंपटीशन नहीं है, मुझे अपना सीजीपीए मेंटेन रखना है, ये फोकस है। फिर जब ये उतर के पीजी में आते हैं तो वहां तो खैर कोई कुत्ता भी नहीं पूछता कि तुमने 10वीं में क्या झंडे गाड़े और 12th में तुमने क्या किया। वहां पे सारा फोकस है कौन सी कंपनी कैंपस में आ रही है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, समर इंटर्नशिप कहां लग रही है, स्टाइपेंड कितना मिल रहा है, मिश्रा जी के लड़के को कितना लग रहा है, मुझे कितना लग रहा है, दुबे जी को कितना लग रहा है, खान साहब को क्या लग गया, सिंह साहब को क्या हो गया, इसकी नौकरी लग गई मेरी नहीं लगी। सारा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर है, वो कैंपस प्लेसमेंट। क्योंकि उनके लिए वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट नहीं है, वो एक प्लेसमेंट एजेंसी है। तो 12 तक का फोकस क्या था? परफॉर्मेंस, टॉपर या परफॉर्मेंस कॉम्पिटिशन। ग्रेजुएशन का फोकस क्या था? क्वालिफाइंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और फाइंडिंग अ रूट फ्रॉम वेयर आई शुड बी एम्प्लॉयबल। और पीजी पहुंचने के बाद फोकस क्या है? सिर्फ एक, नौकरी। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग अ पीजी। यहां पे क्या लग रहा है आपको? पीजी इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आप कुछ सीख रहे हैं? नहीं, सारा फोकस है भाई वेबसाइट पे देख के आए हैं कि लास्ट ईयर जो है वो नेस्ले आई थी। अभी तक आई नहीं सर नेस्ले,
चिंता का विषय ये बना हुआ है। ओके, तो कंपटीशन तो खत्म हो गया ना सर। मतलब अपने आप से भी कंपटीशन खत्म हो गया। अब कंपटीशन है ही नहीं, आप फोकस है कि मुझे नेस्ले में जाना है या मुझे अमेजोन में जाना है, ये आपका खुद फोकस है। और जैसे ही आप एक वास्तविक दुनिया में उतरते हैं और आपकी मुलाकात होती है रियलिटी से, तब आपको रियलाइज होता है कि भाई सीजीपीए ने ये तो डेवलप ही नहीं किया, गलती हो गई। सीटीसी ने तो बताया ही नहीं, ये तो किसी ने सिखाया ही नहीं। अच्छा, मैं आपको बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आपने कैट एग्जाम का नाम सुना है? जी जी, दिया भी है। दिया है ना? ये बड़ा ऐतिहासिक एग्जाम है। बिल्कुल। इतना क्वालिटी एग्जाम है कि अब तक इसके एस्पिरेंट बढ़ नहीं पाए 2.5 लाख के ऊपर। ठीक है, 20 साल से हो रहा है। उस एग्जाम का नाम है एप्टीट्यूड टेस्ट। सरल भाषा में कहीं पूछेंगे जाके तो कैट मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड की तैयारी कराई जाती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जिसके फादर एमबीए हैं, मैक्सिमम लोगों के फादर आज की डेट में एमबीए हैं, एमएनसीज में काम कर रहे हैं आज की डेट में, तो उनको ये पता है कि आगे चल के एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ना तो उसमें फिजिक्स आती, ना केमिस्ट्री आती, ना 11वीं 12वीं की मैथ्स आती, ना बायोलॉजी आती, और होगा जरूर एप्टीट्यूड टेस्ट, सबको पता है। बिल्कुल। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो एप्टीट्यूड है ये क्लास 6ठी क्लास में इंट्रोड्यूस करना चाहिए? क्योंकि आगे जाके ग्रेजुएशन के बाद एक लड़का एप्टीट्यूड टेस्ट को अपीयर करेगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस। और एप्टीट्यूड का मतलब होता है सामान्य ज्ञान, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, करेक्ट, इंग्लिश, है ना? तो अगर आप पता है कि आगे चल के हर एग्जाम का हिस्से के अंदर एक एप्टीट्यूड टेस्ट का सेक्शन होता है, इवन द कैंपस प्लेसमेंट कंपनीज कंडक्ट द एप्टीट्यूड टेस्ट फर्स्ट। यस। और ये कभी नहीं पढ़ाया गया। तो ये आपको यहीं पे एक फ्लॉ दिख जाएगा सिस्टम के अंदर, कि जानते हुए कि आगे चल के एप्टीट्यूड टेस्ट होना है, बच्चे का परसेंटेज दिखा रहा है 10th क्लास में 10 सीजीपीए, 12th में 91%, वाह, और एप्टीट्यूड टेस्ट में फंडामेंटल क्वेश्चन पे फाइट मारनी पड़ रही है। तो कंपटीशन कहां खड़ा हुआ आगे? एप्टीट्यूड टेस्ट पे। ये तो फंडामेंटली गलत हो गया। और फोकस किस पे चल रहा था? किसी और ही एजुकेशन सिस्टम पे, पर कोई इंटरेस्ट नहीं ठीक करने में, चल रहा है। सर मान लीजिए बंदे ने पीजी पास कर ली, किसी तरह किसी कंपनी में जॉब लग गई। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं किसी तरह पास कर ली? क्योंकि किसी तरह ही हो सकता है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्या? व्हाट इज द लाइफ व्हेन यू एंटर द कॉर्पोरेट? देखिए, फिर एक बच्चे को लगता है कि वो सीधे पहुंचेगा इंद्रलोक, जहां पर एकदम सब लोग खुशहाली होगी, सब तरफ हरियाली होंगी, कंदमूल होंगे, अंगूर अपने आप मुंह में गिर जाएगा, हम खा लेंगे। जब तक वो उस दुनिया में नहीं पहुंचता, पहली बात तो जब तक वो एमबीए करने नहीं पहुंचता, तब तो उसको लगता है कि भाई जिंदगी में बस यही है। करेक्ट। यहीं से मेरा पुनर्जन्म होगा, अब मैं जो भी करूंगा यहीं से करूंगा। और जैसे ही वो पीजी करने उतरता है और उसके बाद मार्केट में जाता है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा तो ये उसके साथ हो क्या गया। पहले उसको 28,300 की सैलरी चुभ रही होती है और पूरे खानदान को चुभ रही होती है। अब 17 लाख का पैकेज सिर्फ उसी को चुभ रहा है, बाकी सब खुश हैं। अब उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा गोल सेटिंग क्या है, क्योंकि when the choices are based on packages, it is going to hit you very hard maybe 3-4 years down the line. सिर्फ वही बच्चा पीजी करने के बाद खुश होता है जिसने सही मैपिंग करी अपने पोटेंशियल की और अपॉर्चुनिटी की, तब जाके चीजें बहुत सुखद अनुभव देती हैं। नहीं तो बहुत से लोग परेशान हैं। इसलिए मेजॉरिटी जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, दे आर नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स व्हाट दे आर डूइंग। आप बड़ी कॉमन चीज सुनेंगे, मैं तो खैर ये बात फिर भी दोबारा बोला, लेकिन आप बहुत से लोगों के मुंह सुनेंगे कि जब आप टैलेंट ढूंढने उतरते हैं तो टैलेंट नहीं मिलता। करेक्ट है। आपको ऐसा लग रहा है कि इंडिया में बहुत टैलेंट है, हमें नहीं मिल रहा, पर आप एक एंटरप्रेन्योर से पूछिए कि उसे सेल्स का बंदा चाहिए, उसे ढंग का सेल्स का बंदा नहीं मिल रहा। पैसा देने को तैयार है पर सेल्स का बंदा नहीं मिल रहा। और इस देश में दुनिया भर के एमबीए कॉलेज हैं और मार्केटिंग पढ़ाया जा रहा है, सेल्स पढ़ाया जा रहा है, और सेल्स का एक बंदा नहीं मिलता ढंग का। तो क्या सीख रहे हैं आप? स्केप रूट, स्केपिज्म बोलते हैं। क्या आपको कोई लगता है कि इस देश में पीजी, अगर ग्रेजुएशन के बाद अपॉर्चुनिटीज होती भर भर के, तो क्या पीजी का मार्केट फ्लरिश होता? नहीं। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया पीपल डोंट गो फॉर पीजी बाय चॉइस, दे गो बाय फोर्स। ट्रू। सुन के कितना भी आपको खराब लगे, और मैं आपको चैलेंज करके बोल सकता हूं, अगर इस दुनिया हिंदुस्तान के अंदर एक नया कोर्स लॉन्च हो जाए, अल्फा बीटा गामा, जिसको करने के बाद आपको 40 लाख का पैकेज लगेगा, 6 महीने में आपको कोचिंग भी मिल जाएगी, मटेरियल भी आ जाएगा, ऑडियंस भी मिल जाएगी, टीचर भी आ जाएंगे, एग्जाम भी हो जाएगा और लोग नौकरी करने लगेंगे।
क्योंकि अल्टीमेटली पहला सवाल यही होता है कि पैकेज क्या मिलेगा, तुम्हें आएगा, इंटरेस्ट है, नहीं है, करना है, नहीं करना है, मतलब ही नहीं। सर हमने बात करी CGPA, CTC और एप्टीट्यूड टेस्ट की। एक बंदे के लिए क्या एसेंशियल है उसके काम करने के लिए? व्हाट इज दैट थिंग दैट वन नीड्स टू नो बिफोर स्टार्ट वर्किंग? Okay, let me make it more, I think, simple. I think you're talking about a key learning from the first two stages. Before Yes. getting into the corporate world, what are the prerequisites from the individual? Correct. तो इसकी लर्निंग को आपको जोड़ना पड़ेगा पहली दो स्टेजेस से जब आप सीख रहे होते हैं, क्योंकि as we discussed or as we started, we talked about childhood is all about questioning, inquisitive mind. The second stage is more about exploring. करेक्ट। And the third stage you get into the world of corporate adulthood जिसे हम बोलते हैं। तो उसके पहले आपका जो एकेडमिक जर्नी होती है वो आप किसी के भी अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो मैं उसमें डेफिनेटली श्रेय दे रहा हूं कि बच्चा अच्छा होगा पढ़ने में। मैं ऐसा, लेकिन मेरा 20 साल का तजुर्बा एजुकेशन है तो उसको डिक्लाइन नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको सबसाइड नहीं कर सकता हूं। मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे जिनके CGPA बहुत अच्छे हैं, अनफॉर्चुनेटली दे मिजरेबली फेल इन लाइफ और मिजरेबली फेल इन लॉट ऑफ अदर एरियाज। तो मैं उस अनुभव पे आपको ये बता रहा हूं। मैंने बहुत से कमजोर बच्चों को एक्सेप्शनली परफॉर्म करते देखा है, बहुत से एवरेज बच्चों को बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म करते देखा है, बहुत से परफॉर्मर्स को फंबल होते हुए देखा है। ओके। तो आप एकेडमिक जर्नी में अगर आप किसी भी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना चाहते हैं किसी के मार्क्स के बेसिस पर, तो उसके ब्रॉड क्लासिफिकेशन ये होते हैं कि मार्क्स, गुड मार्क्स इज द डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ योर सिंसियरिटी, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, good retention ability, great focus, determination and eagerness to perform. ये डायरेक्ट मतलब होता है अच्छे परफॉर्मेंस का। एवरेज परफॉर्मेंस या पुअर परफॉर्मेंस में भी सेम चीजें आप लगाइए। जस्ट बिकॉज रिटेंशन एबिलिटी इज वीक, विल पावर इज वीक एंड डिटर्मिनेशन इज नॉट देयर, इसलिए मार्क्स गोज हेवायर। इन द थर्ड कैटेगरी, यू आर नॉट इनटू एकेडमिक्स, यू डोंट लाइक द सब्जेक्ट बट स्टिल यू हैव टू डू इट एंड द मार्क्स आर नॉट कमिंग। इसका मतलब बच्चा डम नहीं है, इट्स अ मिसमैच। पर क्या करेगा, उसको पढ़ना तो पड़ेगा ना। क्या करेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, 7th क्लास करना पड़ेगा, 10th क्लास करना पड़ेगा। पर नंबर अगर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो ये मतलब बता रहा है कि यार वो कोशिश कर रहा है, नहीं आ रहे, इसका मतलब ही इज नॉट इनटू एकेडमिक्स। इसका ये मतलब नहीं कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत सारे दरवाजे आगे चल के खुलेंगे लेकिन अभी नहीं पता है। तो नंबर का मिसमैच ये कभी नहीं बताता कि बच्चा कमजोर है। नंबर का मिसमैच कभी ये नहीं बताता कि बच्चा डम है। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है एकेडमिक ओरिएंटेशन नहीं है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, अदर एक्टिविटीज में हो सकता है, पर होता क्या है कि जब बच्चा एकेडमिकली वीक होता है तो उसका सारा ओरिएंटेशन खत्म होता चला जाता है, नंबर ही जजमेंट बन जाती है, इट फॉल्स लाइक द डेक ऑफ कार्ड्स। तो बच्चा वहां फंबल कर जाता है एंड देन कॉर्नर्ड बाय द सोसाइटी। पर ये कहीं नहीं होता कि एक बच्चा, गॉड गिफ्टेड लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, पर बच्चे एक जैसे होते हैं। किसी का एकेडमिक ओरिएंटेशन ज्यादा है, किसी का एवरेज है, किसी का कम है। बच्चा डम नहीं है। अब आते हैं आप लर्निंग्स की बात करते हैं, क्या प्री रिक्विजिट्स होती हैं। तो सबसे पहले कंपटीशन आपको क्या सिखाता है? ये सिखाता है नॉट रेडी टू गिव अप। आप इस क्लास में फंबल हुए, अगली बार फिर फाइट मारेंगे, इधर फंबल हुए, अगली बार फिर फाइट मारेंगे। तो यू नॉट रेडी टू गिव अप। तो पहला माइंडसेट आप ये सीखते हैं। कंपटीशन का मतलब ही वही होता है। दूसरा, जील टू परफॉर्म, एबिलिटी टू फेस चैलेंजेस, ईगरनेस टू लर्न एंड नो वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। और अगर नहीं आ पा रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं ऑनलाइन कोचिंग ले लूं, क्लास ट्यूशन लगा लूं? मैं सब जतन करूंगा टू स्टे इन दैट कॉम्पिटिशन। तो आई बिकम मोर सॉल्यूशन ओरिएंटेड इन टर्म्स, बिकॉज मुझे परफॉर्म करना है। तो कंपटीशन में ये चीजें आप सीखते हैं। करेक्ट। इसकी वजह से आपके अंदर एक हार्ड वर्किंग टेम्परामेंट डेवलप होता है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है। तब उसको हराना है और आपको जीतना है। तो मकसद जीतना नहीं होता, मकसद होता है उसको हराना है। तो आप ज्यादा मेहनत करते हैं, तो ज्यादा हार्ड वर्किंग हो जाते हैं, ज्यादा लेबोरियस हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपका इंटरेस्ट टुवर्ड्स सब्जेक्ट अपने आप बढ़ने लगता है, क्योंकि लगातार आप उसके साथ समय बिता रहे हो और जीत का चस्का लग गया है आपको। करेक्ट। तो आप लगे पड़ो उसके अंदर, कैसे भी करके वो करना है। तो और बच्चा स्कूल में क्या करेगा? पर ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ये वो समझाएं कि यहाँ पे हार जीत तुम कर लोगे, दुनिया में उतर के कैसे होगा ये कोई नहीं सिखाता। जैसे शादी से पहले कोई नहीं बताता कि शादी के बाद की जिंदगी को कैसे मैनेज करना, ये इंडिया में नहीं होता। करेक्ट। तो ये कंपटीशन आपको सिखाता है लर्निंग स्टेज पे। ओके। फिर जब आप एक्सप्लोरेशन स्टेज पे आते हैं, स्पेशली इन ग्रेजुएशन,
बहुत सारी पार्टियां खुल जाती हैं, इंट्रिंसिक क्वालिटीज का इवोल्यूशन शुरू होता है, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो ग्रोथ माइंडसेट हो, चाहे वो चैलेंजेस फेस ऑफ करना हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे पर्सनैलिटी ग्रूम करना हो। ये सारी चीजें आपकी कॉलेज में आने के बाद उभरने लगती हैं, और उसके बाद आप चुनाव करना शुरू करते हैं कि भाई मुझे किस दिशा में बढ़ना है, जो भी आप चूज करते हैं, एमटेक हो, एमबीए हो, व्हाटएवर इट इज, और उसका चुनाव करके आप आगे बढ़ते हैं। वहां पर आपका पूरा फोकस होता है कि मैंने ये चुनाव अपने ग्रेजुएशन के तजुर्बे और वहां पे डेवलप इंट्रिंसिक क्वालिटीज की वजह से किया है। ये सारा चुनाव मैंने अपनी इंट्रिंसिक क्वालिटीज की को वजह से। ऑब्जर्व करके और जो भी मैंने ग्रेजुएशन में एक्सप्लोर किया उसके बेसिस पे मैं कॉल ले रहा हूँ। करेक्ट। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसे फंक्शन नहीं होता, बट फिर भी होना ऐसा चाहिए। चुनाव आपका इंट्रिंसिक क्वालिटीज के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर यहां ये फंक्शन ऐसा करता नहीं है। और जब आप कॉलेज के बाद पीजी में आते हैं, तब वहां पे शुरू होता है पॉलिशिंग द स्किल सेट, क्योंकि अब मैं डोमेन में हूं। अगर मैंने फाइनेंस में एमबीए कर रहा हूं तो मैं अपनी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करूंगा, जो भी उसकी टेक्निकल साइड होती है मैं उसको इंप्रूव करूंगा, या मार्केटिंग है, या सिस्टम है, या ऑपरेशन है, वॉट एवर इट इज, या एमटेक में कर रहा हूं, तब वो एकदम डोमेन नॉलेज पर हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है। और उसके बाद जब आप कॉर्पोरेट में उतरते हैं फाइनली, तो कॉर्पोरेट में उतरने का पूरा फोकस होता है कि नाउ यू आर एंटरिंग एज अ प्रोफेशनल। कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप डे वन पे परफॉर्म करिए, पर आपसे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? स्टे मोर डिसिप्लिन, स्टे मोर पंक्चुअल, स्टे मोर फोकस्ड, डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। सेल्स टारगेट्स कैसे अचीव करना है, इसकी एक प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। एग्जाम्पल फ्रॉम सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेइंग। या मार्केटिंग या ब्रांडिंग में है तो हाउ इनोवेटिव एंड क्रिएटिव यू आर। पर होता क्या है, इस पूरी जर्नी में चाइल्डहुड एडोलेसेंस की स्टेज पर आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना अलाउड नहीं है, डिसीजन लेना अलाउड नहीं है। तो जब ये सब अलाउड नहीं हुआ तो आपका तो मेजर इंपैक्ट वहां आएगा ही ना। तो आप डरे डरे एंट्री करते हैं। तो जैसे बच्चे का प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता और सबमिट डेट आ जाती है और टीचर पूछता है प्रोजेक्ट कहाँ है, नंबर नहीं दूंगा, तो आपके चेहरे पे क्या भाव होते हैं? सर एक दिन और दे दीजिए, सॉरी सर, प्लीज सर। यही एक्सप्रेशन, यही भाव उसके कॉर्पोरेट में होता है। वो कॉर्पोरेट में भी आपको ऐसी ही फील आने लगेगी। तो नौकरी करने से ज्यादा फोकस हो जाता है नौकरी बचाने पे। कैसे कोई प्रोफेशनल सेटअप किसी इंसान को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली चैलेंज कर देता है?